हेलो एंड वेलकम बच्चों आपके अपने चैनल AMPC पे। तो बच्चों पिछली क्लास में हम लोग मैथ्स की कुछ चीजें पढ़ रहे थे, सीख रहे थे। ओके, हमारी हेडिंग थी मैथमेटिक्स इन अवर फिजिक्स। आप लोगों ने बच्चों डिफरेंशिएशन पढ़ा था पिछली क्लास में। आप लोगों ने डिफरेंशिएशन पढ़ा था, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले देखे, डिफरेंशिएशन का तरीका देखा, डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं वो सीखा। ओके, आज मैं इसका थोड़ा ज्यादा फिजिकल सिग्निफिकेंस यानी डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों कर रहे हैं वो थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और दूसरा होमवर्क के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है बच्चों, होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 8 मैं ये डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं लिखूंगा बच्चों d/dx x की पावर हाफ, रूट x का मतलब x की पावर हाफ, फिर माइनस आप लोगों को u प्लस v वाला फॉर्मूला पता होगा। तो बच्चों जब बीच में माइनस आएगा तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव। तो माइनस d/dx x की पावर माइनस हाफ। तो बच्चों ये वाला माइनस यहां आया और x का रूट मतलब 1/x की पावर, यहीं से मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ये होगा x की पावर 1/2। और बच्चों पावर नीचे से ऊपर जाती है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ थोड़ा सा रिजॉल्व होने के बाद। अब हम लोग फॉर्मूला नंबर 3 लगाएंगे। आप लोगों को याद होगा पिछली क्लास में मैंने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले नंबर 3 पर स्ट्रेस दिया था। तो बच्चों अगर आप यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 3 देखोगे या इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, ये आया d/dx x की पावर हाफ यानी हाफ बाहर और x की पावर n-1 यानी हाफ -1, फिर माइनस x की पावर क्या लिखा है बच्चों माइनस हाफ और x की पावर माइनस हाफ -1। x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता था, x की पावर n का डिफरेंशिएशन होता था n बाहर और x की पावर n में से 1 घटा देंगे। डिफरेंशिएशन में पावर 1 से रिड्यूस हो जाती है। तो बच्चों अगर मैं यहां से लिखूं तो ये आया हाफ x की पावर हाफ -1 इज माइनस हाफ। देखो 1/2 -1 अगर आप करोगे तो बच्चों 2 LCM आ जाएगा, 1 - 2 तो 1 - 2 इज माइनस हाफ। सही लिखा है, समझ में आ रहा है? तो ये हुआ। अगला माइनस इंटू माइनस हाफ यानी प्लस हाफ, फिर x की पावर -1 -1/2 यानी अगर ये भी माइनस होगा तो यहां माइनस आ जाता, तो ये होता -1 - 2 इज -3/2। क्वेश्चन समझ में आया बच्चों? इसके बाद किसी की पावर अगर माइनस होती है, अच्छा ये जो मेरा आंसर आया यहां पे आप लोग आंसर छोड़ दो, परफेक्टली फाइन है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस आंसर को थोड़ा सा रिजॉल्व कर रहा हूं। देखो किसी की पावर माइनस का मतलब क्या होता है, वो डिनोमिनेटर में है। तो बच्चों यहां मिला तुम्हें 1/2 रूट x की पावर माइनस हाफ मतलब 1/√x होता था, प्लस 1/2 x की पावर, देखो x की पावर 3/2। तो बच्चों यहां पर x की पावर जो 3/2 आ रही है इसको मैं लिख सकता हूं x का रूट इंटू x। इसको एक बार चेक करते हैं। x की पावर 3/2 को मैं लिख सकता हूं, 3/2 को मैं लिख सकता हूं x की पावर 1 + 1/2। तो x की पावर 1 मतलब x इंटू x की पावर 1/2, तो ये आ गया x रूट x और ये माइनस था तो डिनोमिनेटर में आ गया, तो x रूट x। समझ में आ रही है बात? तो आंसर नंबर 8 जो होगा 1/2 रूट x कॉमन ब्रैकेट 1 + 1/x। दैट्स इट। ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 8, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। हाँ, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों ने अटेम्प्ट करा होगा।
आप लोग समझ गए होंगे ये चेन रूल है। देखो 4x² - 7 एक फंक्शन, फिर उसका रूट एक और फंक्शन। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मैं बोल देता हूं लेट u equals to 4x² - 7. So now what will happen? U is this, तो ये हो गया d/dx u की पावर हाफ। देखो समझो बच्चों, d/dx, तो इस फंक्शन को अंदर वाली टर्म को मैंने u मान लिया, तो u का रूट का मतलब पावर हाफ। फिर से फॉर्मूला नंबर 3 लग जाएगा। क्या आएगा? ये आएगा d/dx, अच्छा सॉरी, फॉर्मूला लग जाएगा तो पावर बाहर, पावर है हाफ बाहर, फिर u की पावर हाफ -1 और फिर du/dx। ये चेन रूल था, है ना। u पर डिफरेंशिएशन करेंगे, मतलब u वाली टर्म की फंक्शन का, फिर du/dx लिख देंगे। ठीक, क्यों? क्योंकि ऊपर और नीचे अलग अलग टर्म्स है। अगर ये x होता तो dx/dx लिखते तो उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर अब u की वैल्यू पुट करेंगे, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, u की वैल्यू क्या है बच्चों? 4x² - 7 की पावर -हाफ एंड देन डॉट d 4x² - 7 अपॉन dx। यहां से देखो हाफ, पावर -हाफ है, नीचे आ जाएगा और रूट लग जाएगा, 4x² - 7। आसान। इसके बाद इंटू के लिए मैं डॉट लगा रहा हूं, सिर्फ एक बिंदु। ये आया 4x² - 7। तो 4x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 4 बाहर, x² का डिफरेंशिएशन 2x, तो मुझे यहां पर मैंने डॉट लगाया है, मतलब मल्टीप्लाई। 4x² का डिफरेंशिएशन 4 × 2x -7 का डिफरेंशिएशन, -7 का डिफरेंशिएशन। तो बच्चों 7 का डिफरेंशिएशन, सिंस इट इज अ कांस्टेंट, तो 7 का डिफरेंशिएशन आएगा 0। क्या आंसर आया यहां से? 4 2 8, या इस 2 से इस 2 को काट दो, तो आंसर आया 4x अपॉन अंडर रूट 4x² - 7। आंसर नंबर 9। ये था, समझ में आएगा? सिंपल था। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगर आप फिर से यहां देखोगे, ये फंक्शन ऑफ अ फंक्शन है। क्यों? sin x एक फंक्शन और उसके बाद एक और फंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 के बाद मैंने 10 इसलिए लिखा ताकि हम लोग इस बात को समझ सके, हम लोग यहाँ पर साइन के इस बात को समझ सके कि हमें u किसे मानना होता है। जैसे यहाँ पे क्या था, 4x² - 7 को u माने या रूट को u माने, क्योंकि 4x² अलग है, 4x² को सिर्फ u मान लेते हैं, u - 7 लिख देते हैं, तो वो कंफ्यूजन होती है। देखो जैसे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करूँ बच्चों, तो मुझे क्या मिलेगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए? d/dx, ध्यान से देखना, sin x के पूरे का होल स्क्वायर, d/dx sin x के पूरे का होल स्क्वायर। नाउ आई विल से, मान लो u है sin x, मान लो u है sin x, तो क्या आएगा बच्चों? d/dx u², बेहद आसान। u² का डिफरेंशिएशन x² का जैसे होता था 2u एंड देन चेन रूल du/dx। बच्चों स्टिल अगर आपको डाउट है कि चेन रूल क्या है, तो चेन रूल में अगर ऊपर और नीचे अलग अलग फंक्शन हो जाए, ऊपर और नीचे अलग अलग फंक्शन हो जाए, तो du/dx लिखेंगे। अगर अलग अलग नहीं होते तो क्या लिखते बच्चों? dx/dx। तो dx/dx क्या होता? चेन रूल अगर डिफरेंट फंक्शन हो जाए, तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, दूसरे फंक्शन के अंदर तीसरा फंक्शन, तो एक चेन बनती चली गई। चेन नाम से समझ में आ रहा है ना, कि एक फंक्शन हुआ, उसके आगे एक और फंक्शन आ गया, उसके आगे एक और फंक्शन आ गया, तो एक चेन बनती चली गई। तो ये होता है हमारा चेन रूल। ठीक है, आगे देखो क्या हुआ। आगे सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू 2 into what is u? Your sin x
ठीक, एंड डी ऑफ साइन एक्स अपॉन डी एक्स। तो बच्चों साइन एक्स का डिफरेंशिएशन सबको पता है, इट इज कॉस। तो ये कितना आया 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो बच्चों अब ये मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ चुके होंगे, वो ये ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है। तो एक मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, मैं यहां लिखता हूं, साइन 2 थीटा होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों ये एक फॉर्मूला होता है मैथ्स का जो ट्रिग्नोमेट्री में है। आपने ये अपनी 11th क्लास में या तो फिर 10th में शायद काफी बच्चों ने इसका आइडिया ले लिया होगा या फॉर्मूला पढ़ा होगा। साइन 2 थीटा इज 2 साइन थीटा कॉस थीटा। फिलहाल अगर मैं आंसर नंबर 10 ये छोड़ दूं तो मेरा परफेक्ट है, कोई गलती नहीं है। लेकिन 2 साइन एक्स कॉस एक्स को अगर आप साइन 2x लिख दोगे और बोलोगे कि सर ये मेरा फाइनल आंसर है, तो आप बिल्कुल सही हो। ठीक, आई बात समझ में? चलो आगे देखते हैं। बच्चों यहां लिखा है साइन स्क्वायर एक्स, यानी साइन एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन यहां एंगल का स्क्वायर होगा, तो फर्क है इसमें। साइन एक्स स्क्वायर का क्या होगा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, तो इसका जो हमारा, तो बच्चों इसका जो हमारा आंसर है देखो क्या आएगा 11वें को। मैंने लिखा d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन u। क्यों? सिर्फ साइन एक्स होता तो ठीक था। अभी मैं क्या लिख रहा, अभी मैं कह रहा हूं लेट u बराबर एक्स स्क्वायर। अगर हमारा u बराबर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर की जगह मैंने u लिखा, साइन u आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन यहां से चालू हुई। लेट दिस, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों? याद हो गया होगा, cos u। फिर क्या समझाया आपको? अगर ऊपर नीचे अलग अलग फंक्शन आ जाए तो du अपॉन dx लिखना है, एज सिंपल एज दैट। अब u की वैल्यू क्या आएगी बच्चों? यहां से ये ध्यान से देखो, u है एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा cos u इंटू डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का, अच्छा u की जगह भी तो आंसर लिखना था, u की जगह एक्स स्क्वायर। तो बच्चों ये एक फंक्शन हो गया अलग। अब ये d ऑफ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x cos ऑफ एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, ये पहले आएगा और cos एक्स स्क्वायर बाद में आएगा। बहुत आसान सवाल, ठीक, समझ में आई बात? तो यहां से आप लोग इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, इन सवाल को लेकर टेंशन कभी नहीं लेनी चाहिए, बहुत ही मतलब बेहद आसान सवाल होते हैं, बेहद आसान। हाँ, बस ये है कि ये कई बार जब दूसरे तरीके से इस्तेमाल होंगे, या मैं कहूँ मैं क्वेश्चन नंबर 11 की एक और कैटेगरी बनाऊंगा अभी और इसको टफ बनाऊंगा, देखना, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि क्या यहाँ पर समस्या आती है। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 11 अभी मैं रखूंगा, इसको मिटाऊंगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। यहाँ कुछ भी फंक्शन ऑफ अ फंक्शन नहीं है, कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं है। ई मैंने बताया था क्या होता है आपको, ई की वैल्यू 2.71 है, काइंड ऑफ एक नंबर है। जिस तरीके से साइन का फंक्शन होता है उस तरीके से एक नए या अलग तरीके का फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन, बट होता तो ये कांस्टेंट है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं d अपॉन dx ऑफ ई स्क्वायर। ई आ गया इसके साथ, बीच में क्या है बच्चों? प्लस, तो d अपॉन dx ऑफ, दूसरी टर्म बताओ क्या है? d अपॉन dx ऑफ, यहां क्या लिखा है? पाई। अच्छा पाई पता है, ये होता है 3.1416। हाँ, ओके, एंड द थर्ड टर्म इज एक्स स्क्वायर, तो ये आ गया dx स्क्वायर अपॉन dx। तो बच्चों e तो कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा कांस्टेंट का 0। पाई भी कांस्टेंट है, इसका भी डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सब लोग अभी तक रट चुके हैं, समझ चुके हैं, 2x। तो बच्चों आंसर नंबर 12 है 2x। आसान था, यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन का मतलब समझते हैं। तो डिफरेंशिएशन की अगर मैं बात करूं, तो डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं अगर मैं ये कहूं, तो जो ग्राफ होता था, ग्राफ में x के चेंज पे y का चेंज होता है, तो ये काइंड ऑफ स्लोप ऑफ अ टेंजेंट करके एक कहानी है कि अगर मैं उस पर एक टेंजेंट बनाऊंगा ग्राफ में तो उसका जो स्लोप होगा ये वो है। ठीक,
लेकिन उससे हमें क्या है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों जान रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो अगली हेडिंग होगी वो है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हमारा एनसीईआरटी का चैप्टर 3 और चैप्टर नंबर 4 है। ये चीज मैंने सिलेबस के इंट्रोडक्शन वाले दिन आप लोगों को बताई थी, ठीक है, सिलेबस के इंट्रोडक्शन वाले दिन। तो काइनेमेटिक्स में कुछ बेसिक सी डेफिनेशन है, क्या वो ये कि सबसे पहले वेलोसिटी के बारे में कहा जाता है कि इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, या स्पीड के बारे में कहा जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो बच्चों रेट ऑफ चेंज का मतलब हो गया टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको, और डिस्प्लेसमेंट का सिंबल हो गया s, या डिस्टेंस का सिंबल हो गया s, तो v इक्वल्स टू ds अपॉन dt। यहां तक आई बात समझ में? फिर इसका एक और यूज बताता हूं, एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी d अपॉन dt ऑफ वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी वाज, ये देखो क्या है, d अपॉन dt, एंड वेलोसिटी है हमारी ds अपॉन dt। तो बच्चों यहां से देखो d और d दो बार आ गए, डिफरेंशिएशन का सिंबल d होता था, तो डबल डिफरेंशिएशन ऑफ s विद रिस्पेक्ट टू dt दो बार आ गए, यानी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्वेश्चन आया कि व्हाट इज एक्सेलरेशन, आप बोलोगे कि सर एक्सेलरेशन या तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है या तो डिस्प्लेसमेंट का डबल डिफरेंशिएशन है। ठीक, यहां पे मैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए एस सिंबल का प्रयोग कर रहा हूं, वेलोसिटी और स्पीड दोनों के लिए वी सिंबल का यूज कर रहा हूं। ठीक है, वेलोसिटी और स्पीड में फर्क ये है कि वेलोसिटी वेक्टर होता है और स्पीड स्केलर होता है। तो वेक्टर के लिए मैं यहां पर एक एरो लगा दूंगा बाद में, नेक्स्ट चैप्टर में, अभी नहीं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको ऐसे रखेंगे। तो ये हमारा मतलब सिंपल, ओके। तो इसका मतलब ये है कि सवाल हमारा ऐसे भी हो सकता था। तो जरा क्वेश्चन नंबर 13 देखना, क्वेश्चन नंबर 13, डबल डिफरेंशिएशन करो भाई, डबल डिफरेंशिएशन। हाँ, तो डबल डिफरेंशिएशन में क्या होगा, मैं ठीक है लेट करूंगा, सारी कहानी वही चलेगी, लेकिन ये सारा एक ब्रैकेट में चल रहा था, d अपॉन dx। ये सारा एक ब्रैकेट में चल रहा था, d अपॉन dx। बच्चों मैं मान करके चल रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग नोट कर चुके हो। क्वेश्चन नंबर 13 डबल डिफरेंशिएशन मिलाया, तो इसमें हुआ क्या, ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। d अपॉन, इसमें हुआ क्या ये मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले d2 अपॉन dx2 को, d2 अपॉन dx2 को ऐसे दो बार डिफरेंशिएशन, जैसे देखो आपको यहाँ दिखा d2 अपॉन dt को d अपॉन dt, d अपॉन dt दो बार, तो दो बार कर लो। पहले तुमने एक बार डिफरेंशिएशन करा तो ये टर्म आई ही गई जो मैंने पहले लिखी थी। अब जो दूसरी बार डिफरेंशिएशन होगा ये अब कठिन हो गया है, देखो कैसे, एक तो 2, चलो 2 तो कांस्टेंट है बाहर आ गया, तो एक तो x और एक cos x स्क्वायर, यानी एक तो x, तो x क्या हो गया u फंक्शन, cos x स्क्वायर दूसरा v फंक्शन हो गया। तो अब अगर मैं इसके बाद इसके नेक्स्ट लाइन लिखूं, अगर डबल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, तो बच्चों मैं इसके नेक्स्ट लाइन जरा यहां लिखता हूं, देखो इसके नेक्स्ट लाइन देखो, 2 बाहर, नाउ b, अच्छा 2x बाहर कर लेते हैं, नाउ d अपॉन dx ऑफ cos x स्क्वायर। ये प्रोडक्ट रूल है बच्चों, एक फंक्शन दूसरा फंक्शन, पहला फंक्शन x एज इट इज cos x का स्क्वायर, समझ में आई बात? ओके, अब की बार cos x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया है, तो 2 के साथ cos x स्क्वायर को बाहर निकालो, और किसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ था, x का, तो dx अपॉन dx। ठीक है बच्चों, समझ में आएगा? अब एक तो ये हुआ कि फिर से x स्क्वायर को u मानो, लेकिन अब मैं आपको चेन रूल का थोड़ा सा आसान तरीका दिखाता हूं। सबसे पहले 2x तो 2x रहने दो, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस साइन, x स्क्वायर है तो इसको x स्क्वायर लिख दो, इनटू चेन रूल dx स्क्वायर अपॉन dx। यानी इस टर्म में मैंने किया क्या, मैंने इसको u नहीं माना, मतलब मैं पहले इसको u मानता फिर u की वैल्यू पुट करता,
तो बच्चों u मान के वैल्यू पुट करता तो यही तो आ रहा है, तो एक लाइन को मैंने स्किप कर दिया। ठीक, स्टार्टिंग में मैंने इसलिए बताया था ताकि हम उसको समझे। अब अगर आपको समझ में आ रहा है एग्जाम में सीधा स्किप करके आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो बच्चों cos का डिफरेंशिएशन हो गया, फिर x स्क्वायर का d अपॉन dx ऑफ x स्क्वायर देखो। आगे क्या बचा 2 cos, आगे क्या बचा 2 cos ऑफ x स्क्वायर इनटू dx अपॉन dx बन गया, कहानी का खत्म। ठीक है, तो नहीं यहां ब्रैकेट नहीं आएगा, ब्रैकेट यहां आएगा, ये प्लस अलग था। ठीक है, ओके, इसका डिफरेंशिएशन ये था, तो ये ब्रैकेट यहां लिखा। अब बच्चों देखो माइनस बाहर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, और एक 2x पहले से था, मतलब ये 2x मान लो ये हो गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, और माइनस साइन तो माइनस अलग लिखा, साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2 cos x स्क्वायर, तो 2 2 4 4x स्क्वायर, अच्छा प्लस था माइनस नहीं था, प्लस था, तो 2x 4x स्क्वायर साइन x स्क्वायर प्लस 2 cos x स्क्वायर। समझे? तो इस फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन ये तो बड़ा ही भयंकर सा आ गया। तो ये था हमारा, कई बार डबल डिफरेंशिएशन हम लोग इस तरीके से करते हैं, समझ में आएगा। अब जरा आते हैं हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पे। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन क्या है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं जो हमारे इस्तेमाल होंगे वो है कि इफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय s बराबर 70 स्क्वायर माइनस 90 प्लस 4। ठीक है, इफ दिस is displacement, then find acceleration and initial velocity। तो बच्चों एक्सेलरेशन तो आप लोग देख ही रहे हो यहां पे, हाँ, वेलोसिटी भी आपको पता है, बट एक नए शब्द का इस्तेमाल हुआ इनिशियल। तो इनिशियल का मतलब क्या हुआ? इनिशियल वेलोसिटी, तो इसको आप लिख सकते हो, मैं डिटेक्ट कर रहा हूं। इनिशियल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। इनिशियल वेलोसिटी इज डिफाइंड एज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकंड। इनिशियल मतलब शुरुआत। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन हुआ, और ये हमें याद होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी की डेफिनेशन याद होनी चाहिए, तो हम कर सकते हैं ऐसा। ओके बच्चों, आगे सॉल्यूशन की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी पूछ रहा है, तो एज वी नो दैट v इक्वल्स टू ds अपॉन dt, तो बच्चों s की जगह मैं क्या लिखूंगा d अपॉन dt, s की जगह मैं क्या लिखूंगा 7t स्क्वायर माइनस 90 प्लस 4। तो ये लिखूंगा। अब देखो कितना आसान है, फॉर्मूला नंबर 3, मैंने यही बोला था हर बार फॉर्मूला नंबर 3 लगेगा। अच्छा देखो नीचे भी टाइम है ऊपर भी टाइम है, फंक्शन ऑफ फंक्शन नहीं हुआ, दिस इज वेरी सिंपल। हाँ, क्या आया बच्चों यहाँ से? यह 7t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, तो सर 7 कांस्टेंट है बाहर, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, माइनस 9 कांस्टेंट है बाहर, t का डिफरेंशिएशन हालांकि होता तो 1 है, लेकिन मैं लिख देता हूं dt अपॉन dt, नीचे dt था ना, प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 0। कितना आया बच्चों? ये 7.2 नहीं है, 7 into 2 है, तो 7 2 जा 14 t माइनस 9, दिस इज योर v। ठीक है, यूनिट्स जो भी यूनिट हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। बच्चों वेलोसिटी का ये आ गया, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके एक्सेलरेशन मिल रहा है। एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज dv अपॉन dt। देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, as a is dv अपॉन dt, तो बच्चों v की वैल्यू पुट कर दो, d 14t माइनस 9 अपॉन
तो बच्चों देखो फिर से प्लस का फंक्शन आ गया, 14t का डिफरेंशिएशन मतलब d अपॉन dt ऑफ 14t खत्म। अगला फंक्शन क्या है, माइनस d अपॉन dt ऑफ 9, 9 का डिफरेंशिएशन 0, 14t का डिफरेंशिएशन 40। तो बच्चों एक्सेलरेशन आ गया 40 यूनिट्स, या मीटर पर सेकंड स्क्वायर देख सकते हैं अगर क्वेश्चन में एसआई यूनिट की बात करता तो बच्चों क्वेश्चन का एक पार्ट हो गया, फाइंड एक्सेलरेशन, आंसर है 14, दिस इज एक्सेलरेशन। ओके, एक्सेलरेशन आ गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट है इनिशियल वेलोसिटी। तो लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो मैं कहूंगा सब्स्टिट्यूटिंग टाइम बराबर 0 सेकेंड इन इक्वेशन 1, तो इनिशियल वेलोसिटी का सिंबल होता है u और वेलोसिटी का सिंबल होता है v। तो अगर मैं यहां पर u की वैल्यू पुट कर दूं तो कितना आया बच्चों, 14 इंटू 0, u में यहां पर t को 0 पुट करना, माइनस 9, 14 इंटू 0 इज नथिंग माइनस 9 मीटर पर सेकेंड या यूनिट्स। ये था हमारा आंसर। ठीक, सवाल समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करो, ठीक है। फिर अगला सवाल करते हैं। डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सवाल क्या है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। तो बच्चों वेलोसिटी क्या है, इसका डिफरेंशिएशन है, लेकिन उसने कंडीशन क्या लगाई, जब एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन 0 कब होगा मुझे वो भी निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन 0 कब होगा, कब, यानी ये टाइम पूछ रहा है। कहने का मतलब देखो, as we know that v equals to ds upon dt होता है, तो मैंने ds की वैल्यू लिखी, I mean s की वैल्यू लिखी, यह आया बच्चों 2t क्यूब माइनस 12t स्क्वायर प्लस 4। तो बच्चों 2t क्यूब का डिफरेंशिएशन, अभी आप लोगों को तुरंत टिप्स पे होना चाहिए, 2 इंटू टी, तो t क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3t स्क्वायर, तो 3 2 6t स्क्वायर। ओके बच्चों, तो मैं क्या कह रहा था, t क्यूब का डिफरेंशिएशन, t क्यूब में पावर 3 बाहर और t स्क्वायर पावर 1 से कम हो जाती है, बताया था ना। तो 3t स्क्वायर, तो 3 और 2 बाहर पहले से था, 3 2 6। ऐसे देखो माइनस 12 अलग, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ठीक, माइनस 12 अलग, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t। तो बच्चों ये कितना आया, 12 इंटू 2 24t प्लस 4 का डिफरेंशिएशन बच्चों, 4 का डिफरेंशिएशन होगा, बोलो 0, बिल्कुल सही। तो 4 का डिफरेंशिएशन 0, वेलोसिटी आ गई कितनी। अब ये है फंक्शन। फंक्शन बताया था मैंने पिछली क्लास में, ऐसे ही जिक्र कर दिया था, है ना। तो फंक्शन का मतलब क्या है, मैंने डिस्टेंस का एक फंक्शन समझाया था आपको, मैं वही बता रहा हूं। हमारी फिजिक्स में बार बार फंक्शन आते हैं बच्चों। अगली बार फंक्शन का क्या मतलब है, वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे 0 सेकंड में वेलोसिटी बताओ, तो भैया टाइम को 0 लिख देंगे, इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है। 1 सेकंड में वेलोसिटी बताओ, टाइम की वैल्यू 1 लिख देंगे, तो 6 माइनस 24, ठीक है, या माइनस 18, तो माइनस 18 मीटर पर सेकंड। 2 सेकंड में वेलोसिटी बताओ, ठीक है, तो 2 सेकंड की अगर मैं बात करूं, आंसर आएगा माइनस 24। 3 सेकंड में वेलोसिटी बताओ, तो ऐसे हर टाइम पे वेलोसिटी बदलती जाएगी। तो 3 के लिए 9 इंटू 6, ठीक है, 54, एंड 24 3 इट इज 72, तो 54 माइनस 72, ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी माइनस के ऊपर। तो इस तरीके से मैं वेलोसिटी लिख रहा हूं। तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ये हुआ फंक्शन, दिस इज वेरिएबल। क्वेश्चन कह रहा है वेलोसिटी बताओ जब एक्सेलरेशन 0 है। तो भैया एक्सेलरेशन 0 करने के लिए पहले एक्सेलरेशन तो निकालो। तो मैं कह रहा हूं इफ v ये था, सो एज वी नो दैट एक्सेलरेशन इज dv अपॉन dt। मैं क्या करूं, मैं v की वैल्यू पुट कर दूं, d अपॉन dt 6t स्क्वायर माइनस 24t। तो बच्चों a आ गया तुम्हारा 6t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, तो 6 दूनी 12t, 24t में माइनस 24 अलग, t का डिफरेंशिएशन बदल गया, तो एक्सेलरेशन इतना आ गया। क्वेश्चन कहता है भैया एक्सेलरेशन तो 0 है,
तो 0 बराबर 12t माइनस 24, तो 12t 24 इक्वल्स टू एक्सेलरेशन 0 था, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। 24 इधर आ गया, प्लस हो गया, और ये आया 12t। तो ये आया 24 अपॉन 12 इक्वल्स टू t, सॉल्व करके कट के 2 सेकेंड। अब समझो, देखो क्या हुआ ये सवाल। क्वेश्चन क्या था, फाइंड वेलोसिटी जब एक्सेलरेशन 0 है। तो मैंने बोला भैया कब 0 है, एक्सेलरेशन 2 सेकंड में 0 होगा। कैसे, देखो एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ रही है, ये वेरिएबल है। कैसे वेरिएबल, 12t, t वेरिएबल, t की जगह 2 पुट कर दो, 12 इंटू 2 24, 24 माइनस 24 0। तो 2 सेकंड पे एक्सेलरेशन 0 है, तो भैया 2 सेकंड पे वेलोसिटी क्या होगी। इक्वेशन नंबर 1 वेलोसिटी है, तो मैं बोलूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वेलोसिटी इज 6, t स्क्वायर की जगह क्या लिखूंगा मैं, 2 स्क्वायर माइनस 24 इंटू 2। तो बच्चों 6 4 24 हो गए यहां पे, और 24 दूनी 48 हो गए। तो आंसर कितना आया, माइनस 24 मीटर पर सेकेंड, अगर सब कुछ ऐसा ही मिल रहा तो ये हमारा सवाल हुआ जो आप लोग नोट कर सकते हो। ठीक है बच्चों, सो दिस इज द क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो डिफरेंशिएशन हमारा इतना ही था। हालांकि इसके बहुत सारे यूजेस हैं, धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे, और भी बहुत सारे सवाल हैं, ढेरों सवाल हैं। लेकिन अगर मैं कहूं नेक्स्ट इसका, या सॉरी डिफरेंशिएशन का सबसे बेसिक यूज क्या है, तो बच्चों ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन से ही था, और हमारा यही इसका सबसे बेसिक यूज है। ओके बच्चों, आगे बढ़े तो हमारी अगली हेडिंग है कैलकुलस की, इंटीग्रेशन। तो अगर मैं कहूं इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, या इसकी डेफिनेशन क्या है। तो इंटीग्रेशन को मैं डिफाइन करूंगा, द एडिशन ऑफ small values over fixed interval is called integration. The addition of small values over fixed interval is called integration. तो इंटीग्रेशन में यहां पर नया क्या हुआ, या इंटीग्रेशन का अगर मैं कहूं कंसेप्ट क्या हुआ, तो बच्चों कल आपने पढ़ा ये स्टार्ट मतलब इनिशियल पॉइंट, और ये क्या हुआ बच्चों, फाइनल पॉइंट। यहां से यहां तक की वेरिएबल लेंथ है, और जो मेरी वेरिएबल लेंथ है मान लो वो x है, ये x है, यहां से शुरू होकर यहां से खत्म, तो फिक्स्ड इंटरवल। तो स्मॉल वैल्यू का मतलब क्या हुआ, कल आपने पढ़ा छोटे 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 पार्ट करे मैंने इसके, मान लो 1 लाख टुकड़े कर दिए, हर एक छोटे पार्ट का नाम कितना है बच्चों, एक छोटे से पार्ट का नाम dx। तो ये सारे छोटे छोटे dx स्टार्ट से एंड तक अगर मैं जोड़ दूं, तो मुझे मिल जाएगा इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इंटीग्रेशन का मैं ये भी मतलब निकाल सकता हूं कि दैट इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। वो भी डेफिनेशन मान सकते हैं, इंटीग्रेशन इज अ रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। यानी मेरे किसी भी डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन का आंसर क्या आया, उस आंसर को इंटीग्रेट कर दो बच्चों, आप वापस इंटीग्रेशन पे पहुंच जाओगे। ठीक है, ये यही मतलब वापस इंटीग्रेट कर दो तो वापस डिफरेंशिएशन पे पहुंच जाओगे, मतलब जो भी आंसर आया। ठीक, देखेंगे इसको मैं भी रिलेट करूंगा, देखो कैसे। या एक एग्जांपल देखो, d अपॉन dx ऑफ sin x, याद है अभी आप लोगों को sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, sin x। ठीक, तो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होगा, तो इंटीग्रेशन का सिंबल है ऐसे करके एक लाइन खींचेंगे,
और ये ब्रैकेट में जो भी है फंक्शन और फिर dx. This is called as termed as integration with respect to x. तो ये हुआ बच्चों इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x. और अगर ये तुम्हारा d होता, अगर ये तुम्हारा d होता, सॉरी t होता टाइम, तो इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हो जाता. ये सिंबल ऐसा आई शेप का जो बना, इसका मतलब इंटीग्रेशन, dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x. ओके, इसी कड़ी में अगर मैं यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो मुझे क्या मिलेगा? देखो, मैं dx को जरा उधर भेजता हूं. d sin x इक्वल्स टू cos x dx. डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन रिवर्स सिंबल है. इंटीग्रेशन का सिंबल ये वाला i होता है, डिफरेंशिएशन का सिंबल ये वाला d होता है. तो मैं कह रहा हूं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. क्या कहा मैंने? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स. क्या मिला? यहां का इंटीग्रेशन, तो ये इंटीग्रेशन d sin x. दूसरी तरफ क्या आ गया? इंटीग्रेशन cos x dx. समझे? d से इंटीग्रेशन का सिंबल कट गया, तो cos x dx का इंटीग्रेशन क्या आया? cos x dx का इंटीग्रेशन क्या आया? sin x. सॉरी, इंटीग्रेशन. तो ये मैंने इधर लिख दिया sin x आंसर आ गया. समझ में आएगा? तो क्या हुआ देखो यहाँ पर, sin x का डिफरेंशिएशन cos होता है, तो cos का इंटीग्रेशन क्या आपको sin. हो गया रिवर्स प्रोसेस. ये हमारा कंसेप्ट था. ठीक है, अब इस कंसेप्ट में मैं एक छोटी सी चीज पर और आता हूं बच्चों. सवाल में सिर्फ sin x नहीं है. सवाल में जो सवाल है sin x प्लस 5. तो बच्चों अगर sin x प्लस 5 होता तो यहां भी 5 आता, यहां भी 5 आता, तो cos x का, अच्छा, sin x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन cos x ही होगा, क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता, तो यहां पर 0 हो जाता. तो वो 0 में यहां पर डिफाइन नहीं कर सकता. अच्छा, 5 की जगह पर अगर 10,000 होता तो 10,000 रह जाता. देखो इसको समझो, देखो दोबारा, ये एक बारी में नहीं आया होगा समझ में. मैंने बोला sin x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा? तो आप बोलोगे सर sin x का डिफरेंशिएशन cos x, 5 का डिफरेंशिएशन मैंने यहाँ रेड से लिखा 0. तो मुझे यहाँ प्लस 0 करो या नहीं करो कोई फर्क नहीं पड़ता. अब सेम कैलकुलेशन करो, dx गया ऊपर, फिर इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर दिया, तो यहाँ तो sin x प्लस 5 आया फाइनल आंसर में. तो फाइनल आंसर cos x dx का इंटीग्रेशन sin x प्लस 5 हो गया. और अगर यहाँ 5 की जगह 5,000 होता तो यह 5,000 हो जाता. तो मुझे पता ही नहीं चलता कि यहां पर इसकी क्या वैल्यू है. तो इसे कहते हैं कि यहां पर एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, और उस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले में हर बार प्लस सी कर दूंगा. प्लस सी है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. सी क्या है? आर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो मैं इसको रेड कलर से इसलिए लिख रहा हूं, हमारी फिजिक्स में इसका इस्तेमाल थोड़ा कम है. ठीक है, तो ये हो गया हमारा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसका मैं सही में काफी कम यूज करूंगा, और इवन करूंगा ही नहीं, आप ऐसे समझो. ठीक, ओके, वापस आते हैं. इंटीग्रेशन क्या है? छोटे 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 सारे पार्ट जोड़ गए, जुड़ते 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 dx का इंटीग्रेशन x हो गया. इंटीग्रेशन का सिंबल क्या था? ये. तो बच्चों इंटीग्रेशन की अगर मैं फॉर्मूले नंबर 1 की बात करूं, तो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होगा? आंसर है d, और इंटीग्रेशन कट गए तो आंसर आएगा x. अब x प्लस c हो सकता है ना? तो इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा. ओके, अगला नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ सम कांस्टेंट a इंटू dx क्या होगा? तो a का इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों ही नहीं होते, क्योंकि मैंने आपको बताया था अगर केवल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया. ठीक, तो ठीक है, अगर मैं यहीं से कहूं कि अगर मैं 0 का इंटीग्रेशन करूं तो क्या है? ठीक है, तो 0 का इंटीग्रेशन करूं मैं
0 का इंटीग्रेशन करूं तो वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि 5 का डिफरेंशिएशन भी 0 होता है, 5000 का भी होता है, तो वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, मुझे नहीं पता था, है ना। तो इसीलिए फिलहाल अगर मैं कहूँ सिर्फ a है, कांस्टेंट है, तो बच्चों a इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो a कांस्टेंट है, बाहर आ गया, dx का इंटीग्रेशन x यानी ax। तो यानी किसी वेरिएबल के साथ अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन नहीं होता, वो बाहर आ जाएगा और dx का इंटीग्रेशन कर देंगे। ओके, अब उस वक्त हमने पढ़ा था फॉर्मूला नंबर 3 डिफरेंशिएशन में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। तो अभी मैं दोबारा यहाँ बता दूं, यहाँ पर सी लगाना था। अब की बार फिर से फॉर्मूला नंबर 3 ही इंपॉर्टेंट है, बाकी हम जो भी पढ़ेंगे सब बकवास है। ठीक, क्या है फॉर्मूला नंबर 3? इंटीग्रेशन x की पावर n dx। तो x की पावर n, इंटीग्रेशन में चीज जुड़ रही है, एडिशन हो रहा है। अगर चीजें जुड़ रही हैं तो बड़ी हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो पहले से x की पावर n है, बढ़ा दो 1 से, क्यों? डिफरेंशिएशन में घटा रहे थे 1 से, बढ़ा देंगे 1 से अब की बार, तो ये वैल्यू है। और डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई था तो बच्चों यहाँ डिवाइड लग जाएगा, x की पावर n इज x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, दैट्स इट। दिस थर्ड फॉर्मूला नंबर 3। फॉर्मूला नंबर 4 वही लिख लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन नहीं, एक सेकेंड, फॉर्मूला नंबर 4 लिखने से पहले जरा मैं एक लिमिटेशन की बात करूं। मैंने बोला मान लो n की वैल्यू -1 है, क्या होगा सोचो? n की वैल्यू -1 है तो ऊपर क्या आया, x की पावर -1 प्लस 1, -1 प्लस 1 क्या होगा? 0, ऊपर चलेगा, x की पावर 0 इज 1, नीचे क्या आ गया? -1 प्लस 1, यानी 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड। तो ये फॉर्मूला सारी वैल्यूज के लिए ट्रू है, इंटीजर हो, फ्रैक्शन हो, डेसिमल हो, सारी वैल्यू के लिए ट्रू है, लेकिन इसके लिए ट्रू नहीं है। और ये मैं एज ए एक्सेप्शन नहीं पढ़ा रहा, ये मैं आपको ऐसे पढ़ा रहा हूं, याद करो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन रिवर्स प्रोसेस है। तो बच्चों आप लोगों ने पढ़ा कि ln x यानी log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था? 1 अपॉन x। तो बच्चों dx अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x, या dx अपॉन x को मैं क्या लिख रहा हूं? x की पावर -1 dx का इंटीग्रेशन क्या होगा? x की पावर -1 dx का इंटीग्रेशन होगा log x। तो यहां पर ये कोई एक्सेप्शन नहीं था, डेफिनेशन नहीं थी कि इंटीग्रेशन रिवर्स प्रोसेस है, तो भैया log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 अपॉन x। तो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x। तो 1 अपॉन x यहां फिट नहीं बैठ रहा, एज सिंपल एज दैट। फॉर्मूला नंबर 4 भी इस्तेमाल होता है, हम लोग उसका ध्यान रखेंगे। फॉर्मूला नंबर 5 क्या है बच्चों? इंटीग्रेशन sin x dx। तो cos का डिफरेंशिएशन होता था माइनस साइन, तो sin का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos x, प्लस c लगा सकते हैं सभी में, मैं अभी प्रेफर नहीं कर रहा। नंबर 6 इंटीग्रेशन cos x dx। cos x dx का इंटीग्रेशन को लिखा, sin x प्लस c होना चाहिए, आगे में प्लस। नंबर 7, ठीक। अब 10x का इंटीग्रेशन संभव नहीं है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन 10x होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में इंटीग्रेशन थोड़ा कठिन हो जाता है। दूसरी बात, ट्रिग्नोमेट्री के इंटीग्रेशन के सवाल हमारे आएंगे भी नहीं, 11th 12th में तो नहीं है, हमारी फिजिक्स में नहीं है, तो नहीं है तो मैं अवॉइड करता हूं। फॉर्मूला नंबर 7 आपका मन करे तो लिखो, नहीं मन करे तो सीधा 6 के बाद आप नंबर 8 कॉपी करो। नंबर 8 फॉर्मूला है, बेहद इंपॉर्टेंट, इंटीग्रेशन u प्लस माइनस v dx। प्लस होगा प्लस के साथ, माइनस होगा माइनस के साथ, अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे बच्चों। तो ये आएगा इंटीग्रेशन u dx प्लस माइनस इंटीग्रेशन v dx। तो यहां तक आप लोगों को बात आई समझ में? ठीक है, तो यहां तक अब आप लोग नोट कर लो इसे, ठीक। तो ये हमारे लिस्ट ऑफ, तो फॉर्मूले आप लोगों ने लिख लिए, ध्यान रखो फॉर्मूला नंबर 3 ही इस्तेमाल होगा।
लगभग हर बार। ठीक है, दो क्वेश्चन करवाता हूँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया वाले। सबसे पहले इसके क्वेश्चन नंबर 1 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले जरा एक चीज पर ध्यान दो। यहाँ पर होता क्या है कि अगर हम कहें ये x की पावर n आ रही है, ठीक है, तो x की पावर n अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंटीजर भी हो सकता है, नॉन इंटीजर भी हो सकता है, डेसिमल भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, ये हमें ध्यान रखना है। दूसरा, यहाँ पर सिर्फ एडिटिव रूल है, यहाँ प्रोडक्ट रूल नहीं है, यहाँ डिवीजन रूल नहीं है, और चेन रूल तो इंटीग्रेशन में बहुत ज्यादा कठिन हो जाएगा। मतलब ये वो बात हो गई कि हम सोच रहे हैं आंसर देख के कि बताओ इसका क्वेश्चन क्या होगा अगर डिफरेंशिएशन होता तो अगर हम रिजॉल्व कर देते हैं तो चीजें बहुत बदल जाती हैं। ठीक, तो उसी रेजोल्यूशन के बेसिस पर मैं एक चीज आप लोगों को बताता हूँ। जैसे आप लोगों को याद होगा डिफरेंशिएशन में आप लोगों ने थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन करा था, उसका आंसर आ रहा था 1/2 रूट एक्स ब्रैकेट में 1 प्लस 1/x। ये आंसर आ रहा था। मैं इसी क्वेश्चन को अभी डिस्कस करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, देखना क्या आएगा। फिलहाल एक आसान सवाल, क्वेश्चन पर इंटीग्रेट करो x² प्लस x प्लस साइन x dx। आसान, बेहद आसान। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? x²। कहां गया ये x²? ये x² गया यहां, पावर n की जगह 2 हो गया। हाँ, तो x² यानी इंटीग्रेशन x² dx प्लस इंटीग्रेशन x dx। अच्छा, x का मतलब पावर 1 है, हाँ, x का मतलब पावर 1। अब प्लस इंटीग्रेशन sin x dx। तो बच्चों यहां से मेरा आंसर क्या आ रहा है? x की पावर कितनी है? 2 प्लस 1/2 प्लस 1। इंटीग्रेशन में पावर जोड़ती है। x की पावर 1 मतलब x की पावर 1 प्लस 1/1 प्लस। ठीक है, 1 प्लस 1 तो पुराना हो गया है, चलो कोई नहीं। x की पावर 1 प्लस 1/1 प्लस 1। आगे sin x का इंटीग्रेशन सीधा सीधा रट के लिख दिया cos x। प्लस c भी मैं लगा सकता हूं, लेकिन अभी मैं प्लस c नहीं लिखा। आंसर में हम लिखे या नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी फिजिक्स में तो नहीं पड़ता। ओके, ये आया बच्चों x³ 3 प्लस x²/2 माइनस cos x। और आसान क्या चाहिए, है ना? तो ये था हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेट करो इसे dx के साथ। क्वेश्चन नंबर 2 है, इंटीग्रेट करो इसे dx के साथ। तो जरा मैं इसी लाइन में थोड़ा सा चेंज कर दूं और मैं बताऊं कि ये था क्या। ये था 1/2 रूट x। ये था बच्चों इंटीग्रेशन 1/2 रूट x प्लस 1/2 x की पावर 3/2। याद होगा, अगर याद नहीं तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था, आप मल्टीप्लाई करके देख के लिखो, आपका आंसर यही आएगा। ठीक है, ओके। 1/2 यानी एक ये और एक ये, ब्रैकेट खोलो, क्या आया? इंटीग्रेशन dx/2 रूट x प्लस इंटीग्रेशन dx/2 x की पावर 3/2। तो बच्चों 1/2 कांस्टेंट है, ये 1/2 तो बाहर आ गया। x की पावर इंटीग्रेशन हो गया x की पावर -12 dx प्लस फिर से 2 कांस्टेंट है, 1/2 कॉमन आ गया। तो बच्चों क्यों ना मैं 1/2 दोनों से कॉमन लेके ऐसे एक ब्रैकेट लगा दूं और फिर बोलूं x की पावर 3/2 ऊपर जाके हो गया इंटीग्रेशन x की पावर -3/2 dx। समझ में आया? तो ये हमारी वैल्यू हुई। आगे बढ़ते हैं। 1/2 एज इट इज, x की पावर -12, फॉर्मूला नंबर 3। 1/2 एज इट इज, तो इंटीग्रेशन आ रहा है मेरा 1/2 एज इट इज, x की पावर -12 प्लस 1 अपॉन -12 प्लस 1। हो गया खत्म।
एक्स की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, n क्या है माइनस वन। एक्स की पावर अगला क्या लिखा है बच्चों, -3/2 प्लस वन अपॉन -3/2 प्लस वन। समझ गए? सॉल्व करता हूं बच्चों, ध्यान से देखो। 1/2 एक्स की पावर 1 माइनस हाफ, तो 1 माइनस हाफ क्या होगा, प्लस हाफ। एक्स की पावर हाफ, ये क्या आया हाफ, प्लस एक्स की पावर माइनस हाफ अपॉन माइनस हाफ। समझ में आई बात? मुझे 2 है, 2 ऊपर चला जाएगा तो है 1/2 ब्रैकेट 2 ऊपर एक्स की पावर हाफ माइनस इंटू प्लस माइनस 2 ऊपर एक्स की पावर माइनस हाफ। आंसर आ गया, देखो ये 2 कॉमन ले लो, 2/2 हो गया। अब एक्स की पावर माइनस हाफ, सॉरी एक्स की पावर हाफ माइनस 1/x की पावर हाफ। कैसे आया देखो, 2 कॉमन लेके बाहर x की पावर माइनस हाफ, माइनस मतलब वो डिनोमिनेटर में आएगा और हाफ को मैंने हाफ रख दिया। हाफ का मतलब हालांकि रूट होता है, पता होगा आप लोगों को। तो बच्चों यहां पर 2 से 2 कट गए, ये आया √x माइनस 1/√x। तो हुआ नहीं है रिवर्स प्रोसेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था क्वेश्चन नंबर 2, जो आप लोगों को ये समझाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को ये समझाएगा कि ये क्वेश्चन, सॉरी ये जो हमारा आंसर था डिफरेंशिएशन का, उसका आंसर का इंटीग्रेशन करने पे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 था ये डिफरेंशिएशन का, याद होगा आपको, है ना? बात आई समझ में? तो अब जरा इसी कैटेगरी का एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को देता हूँ और फिर हम थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे कि यहाँ चल क्या रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3, और बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 ना आप लोग खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 है इंटीग्रेट 3x² प्लस 8x प्लस 2 dx। तो सब बच्चे जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा। आंसर लिखता हूं मैं, x 3x² में 3 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। x² का इंटीग्रेशन, बच्चों x² का इंटीग्रेशन अभी थोड़ी देर पहले हमने लिखा था x³/3, तो 3 से 3 कट जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ रहा है, जो आप लोग लिख चुके होंगे, इसका आंसर आ रहा है x³ प्लस 8x²/2 यानी 4x² प्लस 2x। बच्चों ये आंसर जिसका भी आ रहा है वेरी गुड मेरी तरफ से, बिकॉज ये बहुत ही ऐसे कह लो आसान सवाल था, लेकिन बहुत ही बेसिक था, जो अब आप लोग समझ गए। अब इस बेसिक के बाद अगर मैं बात करूं, यहां पर स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट हमने क्यों लिखा है, तो अगर हम +c नहीं लगाते तो हम लोग बात करते हैं इंटीग्रेशन में डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रल्स, तो डेफिनेट इंटीग्रल्स में स्टार्ट और फाइनल पॉइंट लिखा जाता है। तो अगर स्टार्ट और फाइनल पॉइंट की मैं बात करूं तो बच्चों वो इंटीग्रेशन में लिमिट होती है। लिमिट हो गया स्टार्टिंग पॉइंट s, फाइनल पॉइंट f, या इनिशियल पॉइंट i और फाइनल पॉइंट f। तो बच्चों आप एक तरीके से मानो कि ये नंबर लाइन है। नंबर लाइन पढ़ा था ना छोटी क्लास में, तो ये नंबर लाइन है। अच्छा, अब इस नंबर लाइन में जो लोअर लिमिट है मान लो वो 2 हो गए और अपर लिमिट है ये 3 हो गई। ठीक, तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं कहूंगा इंटीग्रेशन करके ऐसे ही करो। इंटीग्रेशन के बाद जो आया उसके लिए ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, और स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के बाद लोअर लिमिट नीचे, अपर लिमिट ऊपर। ठीक, बात है समझ में? तो बच्चों स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, आंसर था, आंसर इंटीग्रेशन आने के बाद स्क्वायर ब्रैकेट लगाया। फिर x वेरिएबल था, तो x कहां से कहां वेरी करेगा? इट विल वेरी फ्रॉम 3 to 2, मतलब 2 to 3।
तो फाइनल 3 इनिशियल 2, तो x की जगह क्या लिखा जाएगा बच्चों, x की जगह लिखा जाएगा नाउ, ये हमारा अगला सवाल है जिसको मैं 4 करके कह सकता हूं, ठीक है, और हालांकि उसी पार्ट का है, लेकिन आप लोग लिखो क्वेश्चन 4 इज दिस, उसका आंसर ये आएगा, ठीक है। इसके बाद x की जगह अपर लिमिट, तो x क्या है 3 का क्यूब, नाउ x की जगह लोअर लिमिट, तो लिखने का फॉर्मेट क्या है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, x का 3 क्यूब एंड देन 2 क्यूब, पहला खत्म। अगला 4, x का अपर यानी 3 स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट 2 स्क्वायर प्लस 2 ब्रैकेट x की जगह 3 माइनस 2, खत्म कहानी। तो बच्चों 3 का स्क्वायर हो गया 9 माइनस 8 प्लस यहां पे, अच्छा सॉरी क्यूब था, 27 माइनस 8, यहां पर 4 ब्रैकेट में आएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 प्लस यहां 3 माइनस 2 1 होगा तो इंटू 2। तो बच्चों ये आंसर आया 27 में से हमारे 8 गए 19, देन यहां 5 4 are 20 प्लस 2, यानी आंसर आया 41 और बात खत्म। तो बच्चों ये क्वेश्चन तो आपको समझ में आया इंटीग्रेशन का। अब इस कैटेगरी में एक आखिरी सवाल करते हैं हम लोग, जो हम ये समझ जाएंगे कि इसका यूज क्या है। यूज कहने पे मैंने इधर इशारा करा है, समझो डिफरेंशिएशन जब ये हो रहा है तो इंटीग्रेशन क्या होती है, रिवर्स प्रोसेस। अच्छा रिवर्स प्रोसेस होती है, मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूं, ये आप लोग नोट कर चुके हो राइट, तो मैं इसको मिटाता हूं, ठीक है। तो अगर मैं कहूं यहां पे कि एक फंक्शन दे रखा है हमें, वो फंक्शन है कि इफ एक्सेलरेशन इज 90 स्क्वायर प्लस 60, यानी एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज दिस, तो एक्सेलरेशन को बच्चों मैं सिर्फ ए लिख सकता हूं, ए इज दिस। तो कैलकुलेट करो वेलोसिटी, देन कैलकुलेट वेलोसिटी। तो बच्चों यहां इंटीग्रेशन में लिमिट का थोड़ा सा हेरफेर आएगा, तो इसीलिए क्वेश्चन में थोड़ा सा पहले समझते हैं कि सिर्फ एक्सेलरेशन से वेलोसिटी करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखो डिस्टेंस से स्पीड निकालना है तो डिफरेंशिएशन, स्पीड से एक्सेलरेशन निकालना है तो डिफरेंशिएशन। फ्लो चार्ट देखो मैं एक बार बना रहा हूं, S से V निकालना है तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। V से A निकालना है, क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन। उल्टा सोचो, A से B निकालना है, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। V से S निकालना है, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। समझ में आई? क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्सेलरेशन दे दिया, कहता है वेलोसिटी निकालो। एक्चुअली वेलोसिटी जो निकलेगी नहीं, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकलेगी एक पॉइंट पे। कैलकुलेट इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम बराबर 2 सेकेंड अगर इनिशियल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड है। तो इस क्वेश्चन की सॉल्यूशन समझाता हूं आपको। एक्सेलरेशन क्या दे रखा है बच्चों, ये, तो वेलोसिटी निकालनी है। देखो मैं वेलोसिटी कैसे निकालूंगा, और ये बहुत बेसिक सी डेरिवेशन है। एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, dv अपॉन dt इक्वल्स टू 90 स्क्वायर प्लस 60। समझे, आसान था। तो बच्चों dt ले जाओ ऊपर और इंटीग्रेट बोथ द साइड्स। इंटीग्रेशन dv इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 90 स्क्वायर प्लस 60 dt। समझे बच्चों क्या हुआ, dt गया ऊपर, इंटीग्रेशन लग गया, दैट्स इट, सिंपल। अब लिमिट की बात करते हैं। इनिशियल वेलोसिटी इज अ वेलोसिटी, जब समय 0 होता है उस वक्त वेलोसिटी कितनी है, 4। यानी दोनों की लोअर लिमिट इनिशियल और दोनों की अपर लिमिट फाइनल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी 2, यानी वो 0 से चला था, स्टार्टअप 0 से कर रहा है,
खत्म हो जाएगा 2 पे, ठीक। तो खत्म हो जाएगा समय 2 पे, वेलोसिटी नहीं पता तो वेलोसिटी को v मान लो, था आसान। आगे क्या होगा देखो, 9t² का इंटीग्रेशन, 9 कांस्टेंट है बाहर, t² का इंटीग्रेशन t³/3, तो ये आएगा 9t³/3। देन 6t² का 6t²/2, तो बच्चों ये कैंसिल होके 3 आ गया, ये कैंसिल होके 3 आ गया, और इंटीग्रेशन के बाद पूरे की लिमिट लग गई 0 से 2। dv का इंटीग्रेशन v होगा, v की लिमिट लग गई 4 से v, ठीक है। अब अगर आप यहां देखोगे तो कितना आ रहा है देखो, इसको मैं यहां थोड़ा सा साफ साफ लिखता हूं, तो ये जो आएगा मेरा आंसर, देखो बच्चों ध्यान से, v 4 से v इक्वल्स टू 3t³ प्लस 3t²। क्या समझ में आ रहा है? 3 कॉमन ले सकता हूं 0 से, समझ में आई बात? तो 3 कॉमन ले सकते हैं, तो 3 कॉमन ले लो, क्या आया t³ कितना होगा, t की जगह 2, यानी 2³ माइनस 0³ खत्म, फिर प्लस 3 अब कॉमन नहीं लेना, 3t² यानी 2² t की जगह अपर लिमिट माइनस 0² खत्म। तो और LHS में क्या आएगा, v की जगह अपर लिमिट विच इज v -4, तो बच्चों v -4 इक्वल्स टू 3 और ये आ रहा है 8, तो 8 तिया 24 और ये 4 तिया 12, ठीक है बच्चों। तो v कितना आ गया, 12 और 24 36, 4 उधर जाके प्लस का होता है, आंसर आया 40 मीटर पर सेकेंड। यानी अगर एक्सेलरेशन 9t² प्लस 60 है, 9t² प्लस 60 है, तो 4 मीटर पर सेकेंड आप 0 पर थे, मतलब स्टार्टिंग आपने 4 से करी, तो 2 सेकंड में आपकी वेलोसिटी 40 हो जाएगी, 4 से 40 हो जाएगी 2 सेकंड। कॉन्सेप्ट आया होगा समझ में? ये बच्चों हमारा इंटीग्रेशन का प्रैक्टिकल यूज का एक सवाल था, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी इस्तेमाल किया होगा, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो, इन क्वेश्चंस को आप लोग थोड़ा डिटेल में करो, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी थे, ठीक। आगे की क्लास में हम और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो हमारा काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, और इन इक्वेशंस को या इससे हम इक्वेशंस डिराइव करेंगे, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही, और थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।